हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 7th क्लास की इतिहास की बुक से चैप्टर 1 सीटेट के पर्पस से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक बात कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को टच करें, जिससे कि आपको एजुकेशनल वीडियोज़ का अलर्ट टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इस चैप्टर से हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, चैप्टर के स्टार्टिंग में एक मैप दिया गया है और ये जो मैप है इसके बारे में बताया गया है कि ये 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया मैप है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि भूगोलवेत्ता, सबसे पहले इम्पोर्टेंट वर्ड यही है कि जो अल इदरीसी कौन थे। ये एक भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने सबसे पहले नक्शा जो बनाया था, दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। यहाँ पे याद रखने योग्य बात यही है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मानचित्रकार किसे कहते हैं। मानचित्रकार कहते हैं जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है उसे मानचित्रकार कहते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखने योग्य बात यह है कि अल इदरीसी कौन थे। अरब देश के भूगोलवेत्ता थे, भूगोल का अध्ययन करने वाले भूगोलवेत्ता थे। और सबसे पहला नक्शा इन्होंने बनाया था कब? 1154 में। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। इसमें जो एक बहुत बड़ा हिस्सा दिखाया गया वो किसे दिखाता है? भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाता है। मानचित्र 2 में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अब फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है इस बात का कि एक ही नक्शा जो भारतीय उपमहाद्वीप का एक मैप था वो सबसे पहले किसने बनाया था? भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने बनाया था और फिर बाद में उसे फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था 1720 में। लेकिन इनमें काफ़ी अंतर कैसे है कि अल इदरीसी ने नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने जो दक्षिण भारत बनाया था नक्शे को बिल्कुल उल्टा बना दिया था और जहां उत्तर भारत है वहां उन्होंने दक्षिण भारत दिखाया था और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। अब हमें इस तरह से ऑप्शन में भी आ सकता है कि अल इदरीसी ने जो मैप बनाया था उस मैप में जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो मैप बनाया था उसमें उत्तर भारत किस स्थान पर है। तो उसमें 4 ऑप्शन भी आ जाएंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो हमें याद रखना है कि जो दक्षिण भारत उस जगह पर दिखाया है जहाँ पर के उत्तर भारत है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। जो जगहें उसमें दिखाई गई हैं उनका नाम अरबी भाषा में दिया गया है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि जो जगह के नाम हैं वो किस भाषा में दिए गए हैं, तो वो अरबी भाषा में दिए गए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष के बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गईं। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक व्यापारी अपने समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ये याद रखना है ये जो मैप था इसे कौन प्रयोग करता था? यूरोप के नाविक और व्यापारी। एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनता है और इस तरह से इतना टिपिकल टाइप का क्वेश्चन आता है कि वो समझ ही नहीं आता है। इसलिए हमें प्रत्येक लाइन को बहुत अच्छे से समझ के याद करना है। जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान से समझ के तब लर्न करना है। यूरोप के नाविक और व्यापारी। और फ्रेंड्स, चाहो तो आप एक कॉपी पेन रख के कुछ जो जहाँ अंडरलाइन की जा रही हैं वो पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हो। नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल
किया करते थे। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या उनमें भी इतने ब्यौरे हैं? इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर मैप के बारे में ये बताया कि 18वीं सदी के आरंभ में, यहाँ फ्रेंड्स जो साइड से बॉक्स बने हुए हैं और बॉक्स में जो लाइन है वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए साइड वाले बॉक्स को और जो मैप के नीचे जो भी वर्ड लिखे होते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। 18वीं सदी के प्रारंभ में गिवलॉम द लिस्ले के एटलस नोवी के अनुसार यह उपमहाद्वीप, बस ऐसे आ सकता है। वैसे इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो गिवलॉम द लिस्ले थे वो किस सदी के थे, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि वो किस सदी के थे। तो हमें याद रखना है कि वो 18वीं सदी के थे। अब आगे चलते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों और लेखों, फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन आया था कि दस्तावेज किसे कहते हैं, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों और भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब हम नई और पुरानी शब्दावली पर चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? जो शब्द होते हैं भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। मीन्स जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे ही इनकी भाषाएं भी बदलती गई हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि अभिलेख एक ही भाषा में लिखा जा गया था या कई तरह की भाषाओं में लिखे गए थे। तो अभिलेखों की भाषाएं समय के साथ साथ बदलती रही हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग में फारसी, मध्य युग जो आया था, मध्यकालीन युग, उसमें जो अभिलेख थे वो फारसी भाषा में लिखे गए थे। आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न हैं। जो फारसी भाषा थी, आधुनिक फारसी भाषा, और जो पहले की फारसी भाषा थी मध्य युग की, वो दोनों भाषाएं हैं तो फारसी, लेकिन उन दोनों में भी काफ़ी अंतर है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, हिंदुस्तान शब्द ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। हम भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। और 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। फ्रेंड्स यहाँ से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो मिनाज-ए-सिराज थे, ये जब मैंने एग्ज़ाम दिया था सीटेट का तब ये क्वेश्चन आया था, मिनाज-ए-सिराज किस सदी से संबंधित हैं? तो हमें ये यहाँ पे अलग से नोट कर लेना है कि ये 13वीं सदी के हैं, मिनाज-ए-सिराज। और इस तरह से हम अपने नोट्स भी बना सकते हैं। मिनाज-ए-सिराज 13वीं सदी के हैं। और सबसे पहले मिनाज ने 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो हिंदुस्तान शब्द था तो उसमें कौन कौन से एरिया, कौन कौन सी जगह थी जो हिंदुस्तान में शामिल थी। अब हम इसे याद रखेंगे, पंजाब था, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र। तो इस तरह से ये याद रखना है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। और वो कौन से इलाके थे? जो दिल्ली के सुल्तान, उस समय दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे, तो उनके अधिकार क्षेत्र में जो एरिया आते थे उसी एरिया को उन्होंने हिंदुस्तान शब्द कहा था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। जैसे जैसे सल्तनत बढ़ती गई वैसे वैसे क्षेत्र भी बढ़ते गए। तो हिंदुस्तान का जो भाग था वो पूरे भाग को मिलाकर कहा जाने लगा। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत, फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 13वीं शताब्दी में मिनाज ने जिसे हिंदुस्तान शब्द दिया था उसमें भारत का कौन सा भाग शामिल नहीं था? तो कौन सा नहीं था? दक्षिण भारत का भाग शामिल नहीं था। आगे चलते हैं। इसके विपरीत
16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के, अब देखिए यहाँ से फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 16वीं सदी में किसने कहा था? बाबर ने। और अभी हमने कौन सा पढ़ा था? 13वीं सदी में मिन्हाज सिराज का पढ़ा था। तो 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया था। इस उपमहाद्वीप, हाँ यहाँ से था ना, इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी, फ्रेंड्स अब ये फिर से एक और आते हैं, 14वीं सदी में, 16वीं सदी में बाबर ने किया था और अब हम आते हैं 14वीं सदी पर। 14वीं में अमीर खुसरो के द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। अब 14वीं सदी में अमीर खुसरो ने शब्द यूज किया था। कौन सा था वो शब्द? अमीर खुसरो का शब्द था हिंद। इसने क्या शब्द यूज किया था? हिंद। इन्होंने हिंदुस्तान नहीं यूज किया बल्कि हिंद शब्द बोला था। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। फ्रेंड्स अब यहाँ पे 2-3 टॉपिक बनते हैं जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो किसी की भी सदी पूछी जा सकती है कि कौन किस सदी से संबंधित था, जैसे 13वीं सदी से संबंधित मिन्हाज सिराज था, बाबर 16वीं से था, अमीर खुसरो 14वीं सदी से था। और फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो जैसे अमीर खुसरो ने कहा था तो उसने कौन से एरिया को लिया हिंद शब्द के अंदर, बाबर ने किस एरिया को लिया? बाबर ने जैसे कि निवासियों की संस्कृति, भूगोल, पशु पक्षी, इन सभी को लिया। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था 13वीं सदी में मिन्हाज सिराज, तो उन्होंने पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों को लिया था और उन भागों को लिया जहाँ पे कि सुल्तान का शासन था। तो इस तरह से ये 4 ऑप्शन में भी आ सकते हैं। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ जुड़े हुए नहीं थे। मीन्स जो हिंदुस्तान शब्द है वहाँ से कोई भी राष्ट्रीय अर्थ नहीं लिया गया था, जैसा कि हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग अर्थ ही थे। उदाहरण के लिए अब यहाँ पे एक शब्द दिया गया है विदेशी। विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। जो भारतीय नहीं होता है हम उसे विदेशी कहते हैं। लेकिन मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति उस व्यक्ति, समाज या संस्कृति का अंग ना हो। अब मध्य युग में किसे कहा जाता था कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे गांव से आता है तो उसे भी विदेशी की श्रेणी में रखा जाता था, या कोई भी अनजाना व्यक्ति होता था तो उसे भी विदेशी कहते थे। जो समाज या संस्कृति का अंग नहीं हो वो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में, अब देखिए विदेशी को हिंदी में क्या कहते हैं? परदेशी शब्द कहते हैं। और फारसी में उसे अजनबी कहा जा सकता है। फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि परदेशी शब्द किस भाषा का शब्द है? 4 भाषाएं दे दी जाएंगी आपको और आपने ऑप्शन में से एक भाषा का चुनाव करना है। इसी तरह से जैसे अजनबी है तो ये किस भाषा का शब्द है? अजनबी भाषा फारसी भाषा का शब्द है। इसलिए किसी नगर निवासी के लिए वनवासी, अब देखिए वनवासी को भी विदेशी कहा जाता था। तो ऐसे भी 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, जैसे हमने अभी पढ़े हैं कि विदेशी मध्य युग में या आधुनिक युग में किस किस को माना जाता है। अब 4 ऑप्शन दे दिए, किसी गांव से आने वाले व्यक्ति को, वनवासी को, या जिससे हम परिचित नहीं हो उसको। एक और कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा कि हमारी पुस्तक में किसका वर्णन नहीं है, तो जो नहीं होगा, अभी हमने 3 पढ़े हैं, जो नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। किंतु एक ही गांव के रहने वाले 2 किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। मीन्स अगर एक ही गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं तो उन्हें विदेशी नहीं माना जाता था, चाहे वो एक दूसरे से परिचित हों या नहीं हों। अब हम पढ़ेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग उदाहरण इनका सहारा लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स अब यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट लाइन है
फ्रेंड्स, हम केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ेंगे, जहाँ इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है, जहाँ क्वेश्चन नहीं है, उन लाइनों को स्किप कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं, इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी, अब देखिए जो इतिहासकार थे, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वो उनकी सूचनाएं एकत्रित करने के लिए या इतिहास लिखने के लिए स्रोत क्या क्या थे। तो यहाँ पे स्रोत दिए हुए हैं, सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य। स्थापत्य किसे कहा जाता है? भवन निर्माण कला। फ्रेंड्स, ये शब्द एक बार पूछा गया था कि स्थापत्य का मीनिंग क्या होता है। एक बार चित्रकला से संबंधित किस शासक के समय में स्थापत्य कला बहुत प्रसिद्ध थी और किस शासक के समय में चित्रकला बहुत प्रसिद्ध थी, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एक बार। स्थापत्य मीन्स होता है भवन निर्माण कला और लिखित सामग्री पर भी निर्भर करते थे। कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्य रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का भी इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो गया। आगे चलते हैं, कागज का मूल्य। फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, उसे पढ़ लेते हैं। 13वीं सदी के, यहाँ से देखिए, 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। प्रतिलिपि क्या होता है? जैसे कोई पुस्तक है, उसकी ही लिखी हुई जो दूसरी लिपि होती है उसे प्रतिलिपि कहते हैं। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो दिया उन्होंने पांडुलिपि को, जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी, और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल किया। फ्रेंड्स, आपको पता है कि सीटेट के जो पेपर है उसमें क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े आते हैं, तो कई बार क्या होता है, एक पूरी कहानी टाइप में एक क्वेश्चन दे देते हैं 4 या 5 लाइन का, और बस उसका आंसर इस तरह से पूछ लेते हैं कि ये जो लेख बताया गया है ये किस सदी का है। तो हमें ये याद रखना है कि जो घटना है ये 13वीं सदी की है। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर दे दे। तो कागज़, तो इसमें ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी सदी थी जिस समय के कागज़ मतलब अवेलेबल नहीं था, तो वो थी 13वीं सदी। तो कागज़ अब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं सदी में या 14वीं सदी में? इस तरह से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है अभिलेखागार। अभिलेखागार क्या है? तो आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि अभिलेखागार क्या है, बल्कि ये जितना लिखा हुआ डिटेल है वो लिखा जाएगा क्वेश्चन के रूप में, और उसका आंसर आपने बताना होगा कि अभिलेखागार। क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। ऐसा स्थान जहाँ पर दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। संग्रहित मीन्स होता है फ्रेंड्स एकत्रित करना। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं। हाँ, सभी के स्टोर तो होते ही हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जहाँ पर पहले दस्तावेज या पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता था, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को अभिलेखागार कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं, इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर भी उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन और उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, अब यहाँ पे ये है ना धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, वैसे यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। शासक और जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। फ्रेंड्स, यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पांडुलिपियां होती थी उन्हें कहाँ रखा जाता था? तो पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था? पुस्तकालयों में और अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों और दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापेखाने तो नहीं थे। छापेखाने होते हैं जहाँ पर कि छपाई का कार्य होता है, इसलिए लिपिक कहते हैं क्लर्क को, जो कि पैसों के व्यवस्था, पैसों के लेख जोख का वर्णन करते हैं, जो लिखते हैं, हिसाब रखते हैं, उन्हें लिपिक कहते हैं।
या नकल नवीस। नकल नवीस होती है जैसे किसी ने लिखा और उसी की कॉपी करने वाले जो दूसरे व्यक्ति होते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन में शब्दों के अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं। हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। प्रतिकृति मीन्स होती है समान रूप, जैसा है लिखा हुआ है सेम ऐसी ही दूसरी लिपि बना देना। इसी तरह की दूसरी पुस्तक या अभिलेख इसी तरह का बना देना। लिपि नहीं, इसी तरह की पुस्तक। प्रतिकृति मीन्स उसका ही दूसरा रूप बना देना। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, देखिए यहाँ बताया ना, नकल उतारी है मीन्स जैसा उसने किया वैसा ही हमने कर लिया, तो वो प्रतिकृति हो गई। तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। यहाँ कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ देखते हैं एक लघु चित्र की प्रतिकृति। इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है। लघु चित्र मीन्स छोटे चित्र, और इसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये नकल करता हुआ दिखाया जा रहा है। ये लिपिक किसी की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर बाय 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है मिनिएचर। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सीटेट में रिपीटेड क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आप उन्हें भी एक बार ध्यान से पढ़िएगा। मिनिएचर का मतलब क्या होता है? मिनिएचर मीन्स होता है लघु चित्र। जैसे लघु चित्र है तो हो सकता है शब्द समझ के हम लोग आंसर समझ जाएं, लेकिन मिनिएचर वर्ड को हमें याद रखना पड़ेगा। मिनिएचर मीन्स होता है लघु चित्र। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए भी किया जाता था। स्पष्टता प्रदान करने के लिए ये इतने सुंदर होते हैं कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके भी बेच देते थे। अब हम आगे चलते हैं। ये अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियाँ। फ्रेंड्स, अब इसमें देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नस्तलिपित लिपि और शिकस्त लिपि, ये यहाँ से यहाँ तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मैंने बॉक्स बना दिया है, यहाँ से आपको समझ आएगा। नस्तलिपित लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर, अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिसमें वर्ण बाईं ओर से वर्ड जोड़कर जो लिखा जाता है वो कौन सी लिपि होती है। अब आपको 4 लिपियों के नाम दे दिए जाएंगे, 2 तो यही है नस्तलिपित लिपि और शिकस्त लिपि। इसके अलावा कोई सी भी लिपि जैसे देवनागरी है, गुरुमुखी है, रोमन है, कोई सी भी लिपि के नाम दे दिए जाएंगे। आपने तो याद रखना है कि बाईं ओर से जो वर्ण जोड़कर लिखे जाते हैं वो होती है नस्तलिपित लिपि। और फारसी और अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना, और इसमें एक यहाँ से बनता है कि ये लिपि आसान होती है, सरल होती है या कठिन होती है, तो ये आसान होती है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है शिकस्त लिपि का, जो दाईं ओर से पढ़ी जाती है और जो कि अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन होती है। ये बहुत ही मुश्किल होती है, थोड़ा पढ़ना इसका मुश्किल होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए अब यहाँ पढ़ते हैं। लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द कोई वाक्य मीन्स वो बदल भी देते थे। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही, मीन्स जो नकल करके पुस्तक बनाई गई उनकी और भी प्रतिकृतियां बनाई गईं। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गईं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। मीन्स जो सबसे पहले जो लिखी गई थी लेखक की लिखी हुई पुस्तक, वो मुश्किल से ही मिलती है। इसके बाद हमें लिपकों की बनाई हुई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन हमें ये याद रखनी है कि जितनी भी प्रतिलिपियां बनाई गई हैं बाद में, उन सभी में कुछ ना कुछ शब्दों में हेराफेरी की गई है। उन्होंने अपने अनुसार कुछ शब्दों को बदल दिया है। इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या किया था, इतिहासकारों ने एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना
पड़ता है। चलो यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट नहीं बनता, आगे चलते हैं। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते हैं। अब फ्रेंड्स ये देखिए कि जब लेखक स्वयं अपनी ही उसमें लिखता है या उसकी प्रतिलिपि कोई दूसरी बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं। संशोधन किसे कहेंगे, जब लेखक स्वयं बना रहा है और जब उस लेखक की जो मूल लिपि है उसको कोई दूसरा व्यक्ति संशोधित कर रहा है तो वो प्रतिलिपि कहलाती है। 14वीं शताब्दी में, अब फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से एक शताब्दी का हमें याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि जो जियाउद्दीन बर्नी थी ये किस शताब्दी से संबंधित है, तो ये 14वीं शताब्दी से संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से आपने एक बताना है। अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था, दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा है। तो यहाँ पे बस याद रखने योग्य बात जियाउद्दीन बर्नी की सदी है कि ये किस शताब्दी से संबंधित थे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। फ्रेंड्स ये जो सीटेट के नोट्स हैं या जो वीडियो है ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप सबको पता ही है कि चैप्टर की एक एक लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हम वहीं से पढ़ेंगे। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। सन 700 और 1750 के बीच हजारों वर्षों के अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीकी, जैसे सिंचाई में रहट। अब यहाँ पे ये याद रखने की बात है कि इस तरह से शब्द पूछा जा सकता है कि ये जो रहट है ये कहाँ प्रयोग किया जाता है इसका, तो हमें याद रखना है कि इसे सिंचाई में प्रयोग किया जाता है। और कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र का मतलब क्या होता है, आग्नेयास्त्र का मतलब होता है बारूद वाले हथियार। जहाँ जहाँ मैं गोल सर्कल करती हूँ उन शब्दों का आपने अर्थ ज़रूर याद रखना है। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया। अब देखिए खान पान में भी क्या आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। इन सभी का भी प्रयोग बढ़ गया। मतलब पहले लोग इनके बारे में जानकार नहीं थे, फिर बाद में इनके बारे में उन्हें ज्ञान हो गया। तो ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। और किसके साथ आए थे, जो जिनके साथ नए विचार आए थे उनके साथ ये भी चीज़ें लोगों को इनकी जानकारी हुई। परिणाम स्वरूप यह काल भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा। चलो इससे आगे यहाँ देखते हैं। इस युग में लोगों की गतिशीलता, गतिशीलता का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना, गतिशील रहना, ये भी बहुत अधिक बढ़ गया। और अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर तक यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का, अब यहाँ पे देखिए चित्र दिया हुआ है, एक चरखे का है, नहीं, ये सिंचाई में जो रहट है उसका प्रयोग किया जाता है। जो रहट का, ये रहट का चित्र दिया गया है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। अब फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो राजपुत्र है, राजपुत्र क्या है, राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। और ये क्या था, ये एक समुदाय था। ठीक है, एक समुदाय था राजपूत जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। राजपूत शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ है, राजपुत्र शब्द से हुआ है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयोग होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। पहले क्षत्रियों को राजपुत्र कहा जाता था, राजपुत्र या राजपूत कहा जाता था। तो राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत रहते थे। मीन्स जो शासक, योद्धा जो लड़ने के लिए, युद्ध के लिए तत्पर, युद्ध के लिए जाते थे, वो सभी राजपुत्र या राजपूत कहलाते थे। वो सभी क्षत्रिय वर्ण के
होते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया था। फ्रेंड्स, अभी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, पर्यावास। पर्यावास किसे कहते हैं? इसका तात्पर्य है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक आर्थिक जीवन शैली से। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें सिर्फ सामाजिक और आर्थिक शैली के बारे में बताया गया है और उसमें ऑप्शन में पूछ लेंगे कि आर्थिक, राजनीतिक, 4 ऑप्शन दे देंगे तो इनमें से कौन से 2 सही हैं, सामाजिक और आर्थिक। तो हमें क्या याद रखना है, पर्यावास में वहाँ के लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली ही आती है। इसमें सामाजिक और आर्थिक नहीं, सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक और धार्मिक नहीं आती है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली आती है। अब पैराग्राफ पर चलते हैं। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कुछ लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। अब आगे बढ़ते हैं। पर्यावास में परिवर्तन के कारण, ये हमने पढ़ लिया था, उन्हें और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। बेगार का मतलब होता है किसी की नौकरी करना। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, मवेशी मतलब जानवर, और कुछ लोग खेती के खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों के नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है या किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। फ्रेंड्स यहाँ पे जो साइड से दिया है इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिससे कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी कहा जाता था। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट है, जाति पंचायत किसे कहा जाता था? तो जाति पंचायत रखने के लिए जो एक समूह था बड़े बुजुर्गों का, जहाँ पर के एक सभा करवाई जाती थी, तो उसे जाति पंचायत कहा जाता था। और इसमें कौन भाग लेता था? बड़े बुजुर्ग लोग भाग लेते थे, जो उम्र में बड़े होते थे। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। रिवाज मतलब रीति रिवाज जो वहाँ के लोगों के होते थे, उन्हें भी उनका पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव के मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होते थे। एक छोटी इकाई मतलब एक छोटा सा भाग होते थे उस राज्य का। फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। क्षेत्र और साम्राज्य, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चोल अध्याय 2 में, तुगलक अध्याय 3 में और मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। मीन्स इन सभी का हम इन चैप्टरों में पढ़ेंगे। जैसे चोल का वर्णन हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे और तुगलक का अध्याय 3 में, मुगल का अध्याय 4 में, तो इनके बारे में हम इन चैप्टरों में पढ़ेंगे। और सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, अब इसका शासन याद रखना है हमें, कब से कब तक था? 1266 to 1288। गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के लिए उदाहरण, अच्छा इसे छोड़ देते हैं। उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी,
गजन किसे कहा जाता है? गजनी को। और ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। इस तरह से भी बन सकता है कि गजनी किस उसमें आता है, तो ये अफगानिस्तान में आता है। और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता है। और द्रविड़ उस समय किसे कहा जाता था? दक्षिण भारत के भाग को। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेनाओं के आगे। अब यहाँ एक मैप दिया गया है। मैप से पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि मानचित्र के बारे में। मिस्र के सिहाउद्दीन उमरी द्वारा रचित मसलिक अल अबसर फे ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। तो हमें बस ये याद रखना है यहाँ पर कि जो सिहाउद्दीन उमरी थे ये कहाँ के थे? रहने वाले थे मिस्र के। और इनके द्वारा जो रचित बुक है उसका नाम क्या है? मसालिक अल अबसर फे ममालिक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। मैप में एक बार हम मैप भी देख लेते हैं। तो मैप में ये जो भाग है ये बंगाल की खाड़ी है पूरा, और इधर साइड अरब सागर है। और फ्रेंड्स, ये जो अंडमान निकोबार हैं ये भारत देश में ही आते हैं। और ये उत्तर साइड में यहाँ पर सिंधु नदी दिखाई गई है। अब हम आगे चलते हैं। पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। मीन्स अगर कोई किसी पर अटैक करके उसे अपने राज्य में मिला लेता था तो इसे बहुत ही अतिशयोक्ति मीन्स होता है उसे और बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह देना किसी बात को। और साथ ही वे समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इन उपमहाद्वीपों के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकारों का उल्लेख क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, इससे आगे चलते हैं। भाषा और क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा था 1318 में कवि अमीर खुसरो का समय 1380 में इस बात पर गौर किया गया था कि हर देश के एक क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री। फ्रेंड्स, ये सभी भाषाओं के नाम दिए गए हैं। द्वार समुद्री का मतलब है दक्षिण कर्नाटक में बोले जाने वाली भाषा। तेलंगानी आंध्र प्रदेश में। तेलंगानी भाषा कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। और गुजरी भाषा गुजरात में बोली जाती है। माबारी भाषा तमिलनाडु में बोली जाती है। और गौड़ी बंगाल में। अवधी उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। मीन्स इन सभी भाषाओं का वर्णन कवि अमीर खुसरो ने किया है। और अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है। उसने संस्कृत का भी वर्णन किया है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि कवि अमीर खुसरो ने किन किन भाषाओं का वर्णन किया है। तो इनमें से 3 भाषाएं दे दी जाएंगी और एक भाषा कोई अलग दे दी जाएगी जो यहाँ पर नहीं है। तो आपने वो ध्यान रखना है, इन भाषाओं के नाम याद रखने हैं। और इस तरह से भी पूछी जा सकती है कि जो माबारी भाषा है ये कहाँ बोली जाती है? तो ये तमिलनाडु में बोली जाती है ना फ्रेंड्स। वैसे ये याद 1-2 बार अगर हम इन्हें पढ़ेंगे तो ये हमें याद रहते हैं। और एग्ज़ाम टाइम में जैसे हमें याद करते हैं तो ध्यान भी आ जाते हैं कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था। तो हम इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तेलंगानी भाषा कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। अवधी भाषा पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और हिंदवी भाषा दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में उस समय बोली जाती थी जब कवि अमीर खुसरो का समय था। मीन्स 1318 के टाइम में। और इन्होंने बताया कि किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी। मीन्स कौन सी नहीं थी? संस्कृत भाषा नहीं थी। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ऐसी कौन सी भाषा थी जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं जानती थी। तो वो भाषा थी संस्कृत भाषा। यह सबसे प्राचीन भाषा भी पूछी गई है कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी? वो संस्कृत भाषा थी। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए। देखिए इस तरह से ये भाषाओं की एक सूची बनवाई गई है। और आगे इसमें कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। तो सूची का मतलब है कि वही बातें याद रखनी है हमें कि उसने कौन कौन सी भाषाओं को उस समय देखा था, कि कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी जिनका कि वर्णन अमीर खुसरो ने किया था। आगे चलते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तक तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अच्छा, इसमें यहाँ पर कुछ खास नहीं है, आगे चलते हैं।
हाँ, इस पेज पर आते हैं। 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के ढलान पर था। अब फ्रेंड्स ये याद रखने की बात है कि जो मुगल वंश था उसका अंत कब हुआ था? 18वीं सदी में हुआ था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उसकी क्षेत्रों की प्रकृति भी बदल गई। उस पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप में अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। फ्रेंड्स इस पैरा में बस एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट लाइन में है कि 18वीं शताब्दी में मुगल वंश का पतन हुआ था। ये हमें याद रखना है कि मुगल वंश पतन कब आरंभ हो गया था? 18वीं सदी में। फिर अब नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं। पुराने और नए धर्म। पुराने और नए धर्म, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो पढ़ लेते हैं। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी। मीन्स कोई चाहता था तो उसकी देवी देवताओं में श्रद्धा होती थी, नहीं तो नहीं होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का समूह सामूहिक होता था। ठीक है, मीन्स एक ग्रुप था, वही जो भी समूह बना के लोग जो है किसी में अपनी आस्था रखते थे तो वो एक समूह के रूप में रहते थे। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होते थे। यहाँ कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम फ्रेंड्स हमारा उद्देश्य सिर्फ सीटेट के पर्पज़ से पढ़ना है, तो हम वही इम्पोर्टेंट लाइन पढ़ेंगे। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा करना, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करना, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता गया और बढ़ती हुई सत्ता। फ्रेंड्स यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है जिसे हम पढ़ते हैं अब, संरक्षक किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि संरक्षक किसे कहा जाता है, बल्कि इस तरह से पूछा जाएगा कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति, धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, उसे क्या कहा जाता है। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, तो वो होगा हमारा संरक्षक। जो संरक्षक जो किसी को सहारा दे वही संरक्षक कहलाता है। पैराग्राफ पे आते हैं। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। अभी हमने पढ़ा था कि संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जिसका ज्ञान ब्राह्मणों को ही था। इनके संरक्षक भी थे, ये राजा महाराजाओं के संरक्षण में भी रहा करते थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी अधिक बढ़ता चला गया। फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है, पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि इसकी एक एक लाइन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ से पढ़ते हैं। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमेल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों की विशद कर्म कांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुँच सकें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पैरा, यही वह युग था जिसमें उस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ था। नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनेंगे हमें। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुँचाया गया। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे पहले जो 7वीं सदी में व्यापारी और प्रवासी थे उन्होंने किसका संदेश दिया था? धर्म से मतलब धर्म के किस उसका संदेश दिया था? तो हमें कुरान शरीफ का संदेश दिया था। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कुरान शरीफ का संदेश भारत में व्यापारियों और प्रवासियों के द्वारा किस सदी में पहुंचाया गया था? तो हमें सदी याद रखनी है कि 7वीं सदी में दिया गया था। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसके द्वारा दिया गया? तो व्यापारियों और अप्रवासियों के द्वारा दिया गया था। आगे चलते हैं। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। मुसलमानों का जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? कुरान शरीफ है। ऐसे 4 नाम दे दिए जाएंगे तो उसमें भी हमें याद रखना है कि कौन सा धर्म ग्रंथ है, तो वो है कुरान शरीफ। और केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो।
कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उलेमा किसे कहा जाता है। तो उलेमा कहा जाता है जो धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री, जो धर्म की या न्याय की वर्णन करते हैं, बताते हैं लोगों को इसके बारे में, उन्हें उलेमा कहा जाता है। तो ये जो उलेमा थे ये इस्लामी जो शासक थे उनके संरक्षण में रहा करते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह की व्याख्या करते हैं। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिया जो थे वो कौन थे, वो पैगंबर साहब के दामाद अली को, जो पैगंबर साहब के जो दामाद अली थे उन्हें शिया कहा जाता है। मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते हैं। और एक सिया और एक सुन्नी, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाले थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सिया, सुन्नी, और कुछ भी दिया जा सकता है ऐसे मुस्लिम या कट्टर मुस्लिम या कुछ भी शब्द दिया जा सकता है। तो हमें याद रखना है कि जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सुन्नी कहा जाता है। और जो पैगंबर साहब के दामाद हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सिया कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। और खलीफा किसे कहते थे, जो कि इस धर्म का जो नेतृत्व करते हैं उन्हें खलीफा कहा जाता है। आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा चुका है कि इस्लामी न्याय सिद्धांत कौन कौन से हैं। चार सिद्धांतों के नाम दे दिए जाएंगे, उसमें से ये दो करेक्ट हैं, हनफी और सफ़ी। आगे चलते हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करते हैं। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते। फ्रेंड्स, वैसे इसमें कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ ही देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं, इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ में भी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैरा यहाँ से पढ़ते हैं। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं 18वीं शताब्दियाँ 18वीं 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न रहीं, 8वीं या 11वीं से। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। अब ये पूछा जाएगा कि दो काल कौन कौन से जिनकी तुलना आपस में की जाती है, तो वो है मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था, उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ये गलत बात है। अभी हमने पढ़ा था कि मध्यकाल में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पैरा में कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। कल्पना करें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मतलब एक इमेजिन दी गई है कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो इसमें क्या क्या हम कल्पना कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका कोई भी आपने छोड़ना नहीं है, कोई भी लाइन नहीं छोड़नी। हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक लाइन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जिस तरह से मैंने समझाया आपको सीटेट में, उसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।